नमस्कार, मैं हूं श्रुति मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से खेती कर बढ़ाएं फसल उत्पादन। गेहूं की फसल में सही समय सिंचाई कर बढ़ाएं उत्पादन। मेहनत और लगन से किसान खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं और इसमें अगर उन्नत तकनीक का उपयोग करें तो किसान अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। आजकल कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ रहा है। ऐसी ही एक तकनीक है प्लास्टिक मल्च और ड्रिप का प्रयोग। इनका प्रयोग में जहां खेती में कम पानी लगता है वहीं फसलों की पैदावार और क्वालिटी बढ़ती है। तो चलिए इनके प्रयोग के बारे में जानते हैं दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के कृषि इंजीनियर ओपी शर्मा से। आज के डेट में पानी की समस्या पूरे देश में आप किसान भाई सब देख रहे हैं। इसकी बचत के लिए एक जो तकनीकी है, सबसे जो महत्वपूर्ण तकनीकी है ड्रिप, जिसको हम लोग टपक सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। आप अपने खेतों में पानी की समस्या जो फ्लड इरिगेशन आप परंपरागत तकनीक से करते आ रहे हैं, यदि आपके पास पानी की समस्या है तो आप ड्रिप सिंचाई के माध्यम से बूंद बूंद, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद पौधों की जड़ में पानी सीधा प्रवेश करता है। इसके माध्यम से न सिर्फ हम लोग पानी की बचत करते हैं 50 से 60%, इस तकनीक से खरपतवार भी इसका भी किसानों को बहुत ही कम उसमें समस्या होती है। खरपतवार का जो नियंत्रण है ड्रिप इरिगेशन, चूँकि पानी जड़ों के पास ही जाता है, बाकी जगह जो है वो ड्राई रहता है, इसलिए खरपतवार भी इसमें कम आता है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से करीब करीब जहाँ पर जो लेबर हम परंपरागत तकनीक में मेड़ बनाने के लिए, जैसे सबसे पहले जो किसान भाई जो है मेड़ बनाते हैं उसमें कुदाल से बनाते हैं। आज के डेट में जो एक मशीन है जिसके द्वारा रेज्ड बेड मशीन के द्वारा अगर बेड बनाते हैं और उसमें ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो लगभग 50 से 60% लेबर की भी बचत होती है और उसमें कम समय में एक ही साथ बेड ही बन जाता है। बीच में जो जगह है वो नाली भी बन जाती है उस मशीन से, रेज्ड बेड के द्वारा। और हम लोग ड्रिप अगर लगाते हैं, मल्चिंग लगाते हैं तो किसानों को काफ़ी इसमें लेबर की भी बचत होती है। लगभग 50 से 60% लेबर की भी बचत होती है। प्लास्टिक मल्च क्या है? खरपतवार और सिंचाई जैसी समस्या से निजात पाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की गई है जिसका नाम है मल्चिंग विधि से खेती। इस विधि में बेड को प्लास्टिक से पूरी तरह कवर कर दिया जाता है जिससे खेत में खरपतवार न हो। खेत में लगे पौधे की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक मल्च के द्वारा सही तरीके से ढकने को प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग सब्जियों और बागवानी के लिए काफी फायदेमंद है। इस तकनीक का उपयोग टमाटर, खीरा, करेला, लौकी, पपीता, अनार इत्यादि फसलों के लिए कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्च बिछाने के खेत में फायदे। मल्चिंग से खेत की मिट्टी में नमी बरकरार रहती है। मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। खेत में मिट्टी का कटाव नहीं होता है। खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। और जब ड्रिप इरिगेशन के साथ मल्चिंग कर देते हैं तो और भी जो खरपतवार की समस्या है
वो कम हो जाती है। और पौधों के लिए जो माइक्रो क्लाइमेट है, सर्दियों में खासकर जो पौधों के लिए टेम्परेचर, जो उसको टेम्परेचर चाहिए, माइक्रो क्लाइमेट, आप जो पौधों के विकास के लिए ना सिर्फ माइक्रो क्लाइमेट, न्यूट्रिएंट की जो पोषक तत्व पौधों के लिए जो मिलता है, वो ड्रीप इरिगेशन के माध्यम से पानी के साथ साथ, जिसे हम फर्टिगेशन भी कहते हैं, पानी के साथ साथ हम न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट जितने भी हैं आज के डेट में हम लोग उसको ड्रीप इरिगेशन के माध्यम से सीधा पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। जैसे जीवामृत या और भी जो दवाइयाँ हैं, बायोपेस्टिसाइड्स या जो फंगिसाइड हैं, वो भी हम लोग पौधों में सीधा ड्रीप के माध्यम से दे सकते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग कम पानी वाले क्षेत्रों में एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों, उबड़ खाबड़ एवं पहाड़ी वाले क्षेत्रों, बागवानी की फसलों जैसे अंगूर, अनार, नींबू, केला, अमरूद, लीची, आम, पपीता आदि में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कतार में लगाई जाने वाली सब्जियों तथा गन्ना, कपास इत्यादि नकदी फसलों में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग ग्रीन हाउस में फूलों और सब्जियों की फसलों के लिए भी किया जाता है। ड्रिप प्रणाली की कार्यविधि: इस प्रणाली में जल स्रोत से पानी उठाने के लिए पंप, डिलीवरी पाइप, बाईपास वाल्व, प्रेशर गेज, फिल्टर, मुख्य लाइन, लेटरल लाइन, एमीटर लगे रहते हैं। इनके माध्यम से पानी को पौधे की जड़ों के पास तक पहुंचाया जाता है। ड्रीप इरिगेशन के कई फायदे हैं। 50 से 60% पानी की बचत, और जो खरपतवार की समस्या वो भी नगण्य होती है। और जो समस्या सबसे बड़ी जो है, पौधों का जो ग्रोथ है, परंपरागत तकनीक के माध्यम से इसमें ग्रोथ भी ज़्यादा होता है। और जो फसल की जो क्वालिटी है, जो शेप है, वो भी यूनिफॉर्म होता है, चूँकि जो न्यूट्रिएंट है वो जड़ों में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये ड्रीप इरिगेशन के माध्यम से ही संभव है। और हम अभी तक जो परंपरागत तकनीक से करते आ रहे हैं, उसमें न्यूट्रिएंट का जो अवेलेबिलिटी है प्लांट के रूट जोन में यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसलिए वो पौधों का विकास भी ड्रीप इरिगेशन के माध्यम से जो होता है उतना नहीं होता है। और यील्ड भी ड्रीप इरिगेशन के माध्यम से 15 से 20% कम से कम इसमें वृद्धि होती है। किसानों को ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कई तरह के बेनिफिट्स हैं। सरकार भी तमाम कई तरह की योजनाएं जो किसानों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। किसान के लिए 90% सब्सिडी भी दी जा रही है, और किसान को सिर्फ 10% अपना शेयर देना पड़ता है। 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों को करीब 60 से 70 हज़ार रुपया इसमें जो टोटल खर्च होता है, उसमें सिर्फ 10% मतलब लगभग 6 हज़ार रुपया, 6.5 हज़ार रुपया किसानों को देना पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ड्रीप इरिगेशन और मल्चिंग, खासकर आज के डेट में जहाँ भी पानी की समस्या है, सब्जियों के लिए और भी जो फसल हैं उनके लिए भी बहुत ही इसका बेनिफिट किसान को मिलता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। आजकल कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकें इजाद हो रही है, जिससे सभी किसानों को फायदा हो रहा है। खासकर छोटे किसानों के लिहाज से देखें तो अभी मछली पालन की नई विधा काफी प्रचलित हो रही है, और वो है कंटेनरों में मछलियों का पालन, जिसे बायोफ्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली से किसान छोटी सी जगह में भी मछली पालन करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर जगपाल से।
बायोफ्लॉक तकनीक। बायोफ्लॉक एक नई तकनीक है जो किसान भाइयों के लिए हमारी बहुत ही कारगर तकनीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आज के दिन में जो है सभी किसान भाइयों के पास तालाब नहीं होते हैं, 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर जैसा भी है, तालाब नहीं होते हैं, वो इस तकनीक को अपना सकते हैं। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन करने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक अपनाया जा रहा है। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक व वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से स्पेस में भी किसान भाई कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः हमको करना क्या होता है, एक टैंक होता है, टैंक जिसकी जो है डायामीटर जो है 4 मीटर होता है। 4 मीटर के भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली जो अभी किसान भाई लेते हैं वो 4 मीटर उसका डायामीटर होता है और 1.5 मीटर उसकी जो है हाइट होती है। और उसका जो है करीब उसमें लगभग 5,000 से लेके 15,000 लीटर या 20,000 लीटर तक की ये टैंक आते हैं और इन टैंक को सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं। एक हम उदाहरण दे करके बताते हैं अपने किसान भाइयों को कि अगर हम 15,000 लीटर का टैंक लेते हैं तो उसमें हम जो है करीब 12,000 लीटर पानी भरेंगे और 1.2 मीटर उसकी हाइट रखेंगे और उस टैंक में हम जो मछलियाँ स्टॉकिंग करेंगे वो करीब जो है कि 1,000 लीटर पानी में हम लोग 100 मछलियाँ रख सकते हैं। तो एक 15,000 लीटर टैंक में जो 15,000 लीटर के बायोफ्लॉक टैंक्स में हम लोग जो है करीब जो है 1,000 पीस मछली के रख सकते हैं। इस तकनीक के लिए सबसे पहले सामान्य सीमेंट या तारपोलिन के टैंक की जरूरत होती है। इसी के साथ एयरेशन सिस्टम, बिजली की उपलब्धता, प्रोबायोटिक्स और मछली बीज का प्रबंधन भी मछली पालन की बायोफ्लॉक तकनीक के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा, साथ ही 24 घंटे बिजली की उपस्थिति होना जरूरी है। इसके लिए आप सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त खर्चों में भी बचत होगी। इस तकनीक ये मुख्यतः जो तकनीक है बायोफ्लॉक, इसमें होता क्या है कि जो है जो बायोफ्लॉक होता ये है कि इसमें हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका एक असेंबलेज होता है। जो जैसे कि इसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, फ्लॉक्स है, तो इनको क्या होता है कि मछलियाँ इन्हीं को खाती हैं। ये एक एज ए माइक्रोबियल प्रोटीन का काम करता है। टैंक को बनाने के बाद में हम लोग इसमें एक बायोफ्लॉक बनाते हैं। बायोफ्लॉक में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कंटेनर में करीब 150 लीटर कंटेनर में जो है पानी लेकर के और उसमें हम जो है गुड़ ले लेंगे करीब 50 ग्राम, 3 केजी जो है पुराने तालाब की मिट्टी ले लेंगे, 2 से 4 ग्राम जो है यूरिया ले लेंगे। तो इनको मिक्स करके उस 150 लीटर पानी के टैंक में जो है हम लोग भर देंगे और लगातार जो है इसमें एरेशन करेंगे। तो एरेशन करने के बाद करीब 24 से 48 घंटे में जो है फ्लॉक बन जाते हैं। फिर उसको हम करते क्या है कि उस टैंक पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो एज ए वो इनाकुलम काम करता है। उसके बाद हम उसमें पानी भर देते हैं। बायोफ्लॉक विधि में मछली पालन में भी जैविक विधि अपनाई जाती है। बायोफ्लॉक विधि में जार में बैक्टीरिया पैदा की जाती है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदल देता है। मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बचा मल जार में नीचे जमा हो जाता है। इसे टोटी के जरिए निकाल दिया जाता है और मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता। बायोफ्लॉक तकनीक से टैंक में पाली जाने वाली मछलियों की प्रजातियों में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे मछली टैंक के वातावरण सहन कर सके, मछली निम्न जल स्तर पर सही बढ़वाड़ ले सके, पंगेशियस, कोई कार्प, सिंघी, तिलापिया, देशी मांगुर, पावदा, कॉमन कार्प इत्यादि मछलियों की प्रजातियां टैंक में आसानी से पाली जा सकती हैं। अगर हम बात करें कि तिलापिया अगर हम लेते हैं तो 1000 मछली अगर हम स्टॉक करते हैं, उसमें लगभग 20% मोर्टेलिटी होगी, तो हमारा 80% सर्वाइवल रेट मिलेगा। और उस 80% सर्वाइवल रेट में जो है हमको 6 मंथ में अबाउट लगभग 500 to 600 ग्राम्स मछलियाँ हो जाएंगी। तो हमारा 6 महीने में लगभग हम लोग जो है 500 से 600 केजी जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे जो है अगर जो मार्केट प्राइस है लगभग जो होलसेल मार्केट है तिलापिया का 120 से 130 केजी जो है 120 से 30 रुपये पर 100 केजी के हिसाब से हम लोग सेल कर सकते हैं मार्केट में। दूसरा चीज़ इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट 6 महीने में लगभग आता है, वो लगभग अगर एक टैंक के हिसाब से 20 से 22 हज़ार लगभग लागत आता है। 75 से 80 हज़ार का बिक्री होगी। और उसको हम अगर लागत से जो है घटा देंगे तो हमारे किसान भाई को एक टैंक से लगभग 50 से 55 हज़ार का जो है आमदनी हो जाएगी। ये इसमें जो है इस कॉस्ट में जो है जो कैपिटल कॉस्ट होती है, जो इनिशियल जैसे कि टैंक का कॉस्ट है और
उसमें एरेटस लगते हैं जो है, तो इनका जो है इसमें इंक्लूड नहीं। ये लगभग एक टैंक को लगाने में लगभग जो है 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अगर 15,000 लीटर का हम लगाते हैं तो ये तो हमारा कैपिटल कॉस्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से एक साल में किसान भाई हमारे जो है 2 फसल ले सकते हैं। तो ये जो बायोफ्लॉक तकनीक है ये उन किसानों के लिए बहुत ही कारगर होगी जिनके पास हमारे खुद की ज़मीन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे बहुत से किसानों की समस्या है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए फसल में सही समय पर सिंचाई करते रहना बेहद जरूरी होता है। लेकिन आमतौर पर सभी किसानों के पास पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्धता नहीं होती है। ऐसे में किसान फसल की सही क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करके गेहूं की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सिंचाई जल की उपलब्धता के अनुसार गेहूं की फसल में सिंचाई कब कब करना लाभदायक है, इसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हमारे देश में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है। गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए मुख्यतः रोटी के रूप में करते हैं, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गेहूं की फसल मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में होती है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई इस फसल से अच्छी उपज नहीं ले पाते हैं, जिसके अनेक कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण है फसलों में समय पर सिंचाई नहीं करना। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई, जल की उपलब्धता, मिट्टी की किस्म और मौसम इत्यादि पर निर्भर करती है। जहाँ तक गेहूं के पौधे के जीवन चक्र की बात है तो इसकी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जिनको हम अच्छी तरह पहचान सकते हैं, और इन अवस्थाओं पर यदि सिंचाई करें तो गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय 20 से 21 दिन तक करें। दूसरी सिंचाई कल्लों के विकास के समय 40 से 45 दिन पर करें। तीसरी सिंचाई गांठ पड़ते समय 60 से 65 दिन पर। चौथी फूल आते समय 80 से 85 दिन पर। पांचवी दाने में दूध पड़ते समय 100 से 105 दिन पर। और छठी सिंचाई बालियों में दाना सख्त होते समय 115 से 120 दिनों पर करनी चाहिए। किसान भाइयों, पौधे की बढ़वार के लिए प्रत्येक अवस्था में पानी की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह पता चला है कि पौधे के जीवन चक्र में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जिस पर सिंचाई न करने पर हानि पहुंचती है। यह अवस्थाएं सिंचाई की दृष्टि से क्रांतिक अवस्थाएं कहलाती है। पानी की उपलब्धता के अनुसार किसान को गेहूं की फसल में सिंचाई इस तरह से करनी चाहिए। गेहूं में सबसे ज्यादा नुकसान मुख्य जड़ बनते समय सिंचाई न करने से होता है। जिन किसान भाइयों के पास पानी केवल एक सिंचाई के लिए उपलब्ध है तो यह सिंचाई मुख्य जड़ के विकास की अवस्था में कर देनी चाहिए, जो बुआई के 21 दिन पर करनी चाहिए। 2 सिंचाइयों के लिए यदि पानी उपलब्ध है तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय और दूसरी फूल आते समय करनी चाहिए।
यदि पानी 3 सिंचाइयों के लिए उपलब्ध है तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय, दूसरी सिंचाई तने में गांठ बनते समय और तीसरी दाने में दूध बनते समय करनी चाहिए। यदि 4 सिंचाइयों की सुविधा है तो सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय, तने में गांठें बनते समय, बाली निकलते समय और दानों में दूध बनते समय करनी चाहिए। किसान भाइयों, अपने राज्य में पानी की कमी को देखते हुए गेहूं की फसल में क्यारियों में सिंचाई नहीं करके फव्वारा सिस्टम से सिंचाई करें, जिससे पानी की बचत होने के साथ साथ समय और श्रम की बचत होती है और गेहूं की पैदावार भी भरपूर मिलती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरिपुर, जिला बक्सर के कृषक जिग्नेश राय ने। ये पॉली हाउस में करेला की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जिग्नेश राय जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। ये आज पॉली हाउस में हम करेले की संरक्षित खेती कैसे करें इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पॉली हाउस में यही एक फायदा होता है कि हम जब चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉली हाउस। दूसरी चीज होती है कि इसमें भी गायनोसिस लाइन होती है, जिसमें 2 वैरायटी अभी मुख्य रूप से हमारे पास गायनोसिस लाइन की है। एक है पूसा रसदार और पूसा विशेष। ये 2 प्रजातियां मेरे पास से अभी है जो गायनोसिस लाइन में है। तो इसको मोर मतलब पार्शियली जो है तो हम इसको यूज करते हैं करेले को उसमें पॉली हाउस के अंतर्गत। किस्मों का चयन कर लेने के बाद पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। पॉली हाउस में करेले की खेती करने के लिए पौध तैयार हेतु प्रो ट्रे का इस्तेमाल करें, जिसमें आप आसानी से एक छिद्र में करेले के बीज की बुआई कर सकते हैं। करेले के पौधों को प्रो ट्रे में तैयार करने के लिए कोकोपिट, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट आदि का मिश्रण बनाएं और फिर मिश्रण को प्रो ट्रे में भरकर प्रति छिद्र 1 बीज की बुआई करें। ट्रे में बीज की बुआई करने के 3 से 4 दिन में बीज का अंकुरण हो जाता है। एक बात तो ये जान लीजिए कि सीड सोइंग के लिए लगभग आपको जो है 1400 या 1500 पौधे उस 500 स्क्वायर मीटर के अगर आपका जो है पॉली हाउस है को जरूरत पड़ेगी। तो उसके हिसाब से आप प्रोट्रे 28 से 30 प्रोट्रे आप ले लीजिएगा तो उतना पर्याप्त हो जाएगा। 25 से 30 दिन में एकदम आपकी तैयार हो जाती है लगाने के लिए खेत में। उससे ये फायदा होता है कि नर्सरी आपकी मजबूत उसमें तैयार हो जाती है। पौधा तैयार हो गया तो अब आपको जरूरत पड़ती है कि पॉली हाउस में बेड कैसे बनाएंगे। तो बेड जनरली जो आप जो है 90 सेंटीमीटर चौड़ा जो है और लंबाई आपका चले जाइए जितनी आपकी लंबी अगर है, लेकिन चौड़ाई हमेशा जो है आप 90 सेंटीमीटर रखिए। तो 2 नाली के बीच में कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखिए। पौधे की रोपाई जो 50 सेंटीमीटर की दूरी, दोनों बेड से बेड की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी भी आप 50 सेंटीमीटर पे आप जो रखते हुए उसकी बुआई करते हुए आप चले जाइए लंबवत। खाद पानी की जहाँ तक बात है तो आप जो है 80 केजी नाइट्रोजन और 60 केजी फास्फोरस, 60 केजी पोटास के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये दर होता है। लेकिन बुआई के समय इसी रेशियो में हम जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं और जो है नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है वो बुआई के समय साइड में उसके पौधे दे देते हैं। करेले की खेती को पॉली हाउस में तैयार करने के लिए कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर खाद लगभग 15 किलोग्राम तक प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बुआई करने से 3 से 4 सप्ताह पहले बनाई गई क्यारियों को मिट्टी में मिला दें। इसके बाद फसल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग समय समय पर करें। और उसके बाद पौधे को जहाँ रोपित करना होता है, जो स्पेस बना हुआ हमारा, उस पर ले जाके बॉल को एक बात का ध्यान रखते हैं कि बॉल को सीधे उठाते हैं। उसमें बॉल का मतलब उसमें मिट्टी रहती है, जो आप प्रोट्रे में डाले हैं तो उसमें मिट्टी लगी हुई रहती है, तो मिट्टी सहित उठाना, मिट्टी को फोड़ना नहीं है। जहां आपने मार्क किया है वहां पे उसकी प्लांटिंग कर दीजिए और प्लांटिंग करने के बाद उसको
हल्का सा दबा दीजिए, बॉल ना फूटने पाए। फिर उसमें हल्की सी आप सिंचाई कर दीजिए जिससे नमी उसको प्रॉपर मिल जाए, और जब नमी प्रॉपर मिल जाएगी तो पौधा अपने आप जो है चलना शुरू हो जाएगा। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com।